नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आज करने जा रहे हैं फिजिक्स का 3rd नंबर चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जितने भी PYQs था, PYQs को अच्छे से कंप्लीट किया था। उसमें टोटल 43 PYQs था। ठीक है, बस आपसे इतना ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी नई बातें लगे उसे नोट कर सकते हैं। अगर आप 9-10 तक का ही तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कर रहे हैं, या तो 6 to 8 कर रहे होंगे या 9-10 कर रहे होंगे, तो उसके लिए तो ये बहुत ही सोना है। लेकिन अगर 11-12 का आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ अगर बेस चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इंटर का भी करते हैं। तो 9-10 वाले घबराएंगे नहीं इंटर के क्वेश्चन देख के, बन गया तो ठीक, नहीं तो मौज काटिए। लेकिन 11-12 वाले तो उनसे तो 11-12 वाले क्वेश्चन होने चाहिए। वैसे सीरीज़ 10th लेवल तक का ही है, इसमें 11-12 के लिए हम बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैसे आप अपना बेस बना सकते हैं 11-12 का, जो लोग भी हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बेसिक फार्मूला लगा के निकालेंगे। समांतर क्रम में है तो 1 RP बराबर क्या होता है, 1/0.005 और प्लस कह रहा है 1/10⁶ हो जाएगा। मेगा है ना, मेगा ओम प्रतिरोध कर रहा है, इसीलिए 10⁶ होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1000/5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 0। तो मैं ऐसा करता हूँ, बात समझिए। यहाँ 5 से भाग दिया, 40 बार में लगेगा, यहाँ 40 आ जाएगा। अगुने 10⁻⁻6 हो जाएगा, सॉरी प्लस। मैं कैसे सॉल्व करूँ? यहाँ पे पॉइंट देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पॉइंट हटाया तो 3 अंक है तो 3 0 पड़ेगा। 5 से काटेंगे 40, 5 चौका 20 होगा। 5 से काटेंगे तो 20×5 100 होगा, यानी 200 आएगा, सॉरी। तो यहाँ 200 आया प्लस 10⁻6 है तो क्या कहेंगे 0 पॉइंट, या तो कह दीजिए ऐसे 10⁻⁻6 भी तो कह सकते हैं इसको, बट प्लस में है। तो यहाँ क्या सॉल्व होके आएगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 इतना आएगा। जब जोड़ेंगे इसको तो 200.1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ रही है? सॉरी, एक यहाँ पे 1 आ जाएगा, इतना बड़ा आ जाएगा। तो असल में ऐसे आंसर थोड़े ना देंगे, इसको आंसर क्या करके देंगे, तो इसको क्या कह सकते हैं, इससे कम हो जाएगा, इतना ओम से कम जाएगा ना, बहुत पीछे चला गया ना, देख लीजिए कहाँ चला गया। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट इतना से कम, इतना मेहनत करने का ज़रूरत था ही नहीं। कौन सही है 2 नंबर में? धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, ये सही है। धारा अदिश है, धारा अदिश होता है मतलब स्केलर क्वांटिटी, जबकि धारा घनत्व जो है डेंसिटी ऑफ ये सदिश है, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ क्वेश्चन है, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान परिच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है। चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशि या राशियाँ क्या है? तो आप कहेंगे केवल विद्युत धारा है, केवल विद्युत धारा है। आपके स्क्रीन पर ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। एक राशि x व्यंजक इप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V/डेल्टा t द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, L लंबाई, डेल्टा V विभवांतर तथा डेल्टा t समय अंतराल है। x का बीमीय सूत्र वही है जो कि धारा का होगा, वही होगा। यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट बल्ब श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो क्या होने वाला है? डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। ये तो बेसिक सा माइंड लगा के कर सकते हैं। कह रहा है यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट वाला श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ऐसे जोड़ा गया है, एक यहाँ पे जोड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जोड़ा हुआ है, और यहाँ से प्लस माइनस इसको जा रहा है, इधर प्लस इधर माइनस। मान के चलिए 60 वाट है, ये 40 वाट है। तो अगर इसमें पूछे कि बल्ब ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, तो जो कम वाट वाला होगा ना, 40 वाट वाला श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है और 60 वाट भी जोड़ा हुआ है, तो जो कम पावर वाला वो अधिक प्रकाशित होता है। ये ध्यान रखिए, ये ज़्यादा जलेगा और ये कम जलेगा। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्या घटना होगा? उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, ये सही है।
आर त्रिज्या वाले एक पतले अचालक वलय को प्लस क्यू आवेश दिया गया, इसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया है। वलय के भाग ए के बी, कहाँ है, ए के बी ये वाला पर स्थित आवेश के कारण केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र ई, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ई लग रहा है। वलय के भाग ए सी डी बी मतलब ये इधर वाला पार्ट 90 डिग्री और इधर 270 डिग्री स्थित आवेश के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। इस पर विद्युत क्षेत्र इधर का बोल रहा है, ई लग रहा है, तो आप उल्टा साइड से बताइए क्या होने वाला है। तो इसको बोलते हैं ई जो है ओके के अनुदिश होगा, ई जो लगेगा वो ओके के अनुदिश होगा, ओके के अनुदिश उल्टा में ई लगेगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है बताइए। तो आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। केंद्र पर क्या होता है, विभव शून्य नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर तक त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा, √2eV/m, √2eV/m होता है। r दूरी पर स्थित दो आवेश Q प्लस Q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त पर चक्कर लगाए तो एक किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, कोई किया गया कार्य नहीं होगा। मान के चलिए यहाँ पे एक Q है और इसका एकदम सेम दूरी पर Q1 यहाँ Q2 मान लीजिए, ये चक्कर लगा रहा है तो कार्य किया गया शून्य हो जाता है सर्कल के ऊपर। एक समांतर पट्ट वायु संघानित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, फिर दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी खिसकाई जाती है। इस घटना निम्नलिखित में सही कथन क्या होगा। तो इसको बोलेंगे आवेश नहीं बदलता किंतु विभवांतर व ऊर्जा दोनों घटते हैं। आवेश नहीं बदलता किंतु विभवांतर एवं ऊर्जा दोनों घटते हैं अगर ऐसा आप घटना करेंगे तो। नेक्स्ट है एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाले बल अधिकतम होगा जब भी और बी परस्पर लंबवत हो, 90 डिग्री पर होते हैं उस समय सबसे ज़्यादा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की है। इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, बल की दिशा आपसे पूछ रहा है कैसे होगी। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये नीचे की ओर आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर गतिशील है, अच्छा इसी का तो बनाया हूँ। एक आवेशित कण दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून मतलब सबसे छोटा कोण बनाता है। कण का पथ होगा कुंडली निवत, इसको कुंडली निवत बोलेंगे। ये ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसे करके अगर बनाते हैं, इसमें बहुत सारा आवेश डाला हुआ है तो कुंडली के हिसाब से चलेगा, वो कर रहा है कुंडली निवत। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। इसे एक्स वाई तल में वृत्ताकार मार्ग और वामावर्त दिशा में गति कराने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र लगाना होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग धनात्मक जेड अक्ष के दिशा में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मूव करेगा। दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। वे हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, फिर से सुनिए, दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा में उसकी सुरक्षा के लिए। शंट का प्रयोग जो होता है उच्च धारा आने पर उसको सुरक्षा देने के लिए किया जाता है।
विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखता है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर के प्रति समानांतर यानी एंटी पैरेलल होता है। ये सब चीज़ याद थोड़ा सा रखिए, आसान है, उसको याद रख लेना है। भूचुंबकीय निरीक्षण पर नमन कोण के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक बराबर है। इस स्थान पर नमन कोण क्या है? तो आप कहेंगे भी के मान 0 होता है इस जगह पे। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान धातु का एक गोला गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें, फिर से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान धातु का एक गोला गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है, गोल गोल जो बोलते हैं ना, धारा उत्पन्न हो रही है उसमें, इसीलिए वो हीट हो रही है। जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन सा कलेक्शन है जो आपको मार्क्स उठा के एग्जाम में देगा। एक कुंडली तथा बल्ब 12 वोल्ट के दिष्ट धाराएं डायरेक्ट करंट स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब एक नम लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाले प्रकाश वही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है। तप्त तार एमीटर में निक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तप्त तार एमीटर में निक्षेप धारा के वर्ग के कर्मानुपाती होता है। ये सब डायरेक्ट थ्योरी है जो माइंड में आपको रखने का कोशिश करना है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I = 60 sin 100 πt। I धारा का वर्ग मध्य मूल मान का आवृत्ति होगी। 24 का आएगा आपका इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए मुझे। I बराबर आपको दिया गया है 60 sin 100 πt। 60 sin 100 πt। शिखर मान लेते हैं 60 है। IRMS जो होगा वो हो जाएगा आपका I0/√2। 60/√2 अप्रॉक्सली आएगा 30√2। इसको जब सॉल्व करिएगा तो W बराबर हो जाएगा 2πn। तो 100 पाई बराबर क्या हो जाएगा? 2πn। पाई से पाई गया 50 बार में, n बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। 50 हर्ट्ज कहाँ पे है? अच्छा, 50 हर्ट्ज के साथ 3√2 30√2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज, यही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 25 का था ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुंबकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड पटलित इसलिए होती है कि कोर में भंवर धारा हानि घटे। भंवर धारा जब उत्पन्न हो तो उसका लॉस में रहे वो, ताकि ट्रांसफर लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। यदि किसी डायनमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल, ध्यान रखिएगा, दुगनी कर दी जाए, यही स्टार मारी इंपॉर्टेंट है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब, ये क्या लिखा गया है? बल क्या होगा? तो आंसर कहिएगा दुगना हो जाता है। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। चुंबकीय यामिनोत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई, डीप नीडल के बारे में कह रहा है, ऊर्ध्वाधर होगी। यदि किसी कमानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी के बारे में कहा जाता है संकुचित होती है कमानी। एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप यूनिफॉर्म विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में परस्पर समानांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है। कण गति करेगा, सरल रेखा में करेगा। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार के प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी?
सॉल्व करना पड़ेगा। 1 सेकेंड दीजिए मुझे, मैं ऊपर कर लूँ क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। आई का मान दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, क्यू बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई आई, वैल्यू डाल दीजिए 1.6 इंटू 10 के पावर -19, नीचे में आ जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -6 कहेंगे। ये क्या है, एक इसको कैसे चेंज करिएगा, माइक्रो में है ना, तो -6 तो करिएगा, तो क्या आ जाएगा ये 1.6 इंटू 10 के पावर 13 आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -13। आंसर नंबर पहला हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 का रहा, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो पहला ही स्थिति सही हो जाएगा कि किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो कुंडलियां ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंजी और एक धारा नियंत्रण के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। उन्हें एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बी में प्रेरित धारा नीचे वर्णित किए गए अनुसार होगी। गजब का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 50 से 60 सेकेंड ए में धारा नियत दर से घटती है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें सॉल्यूशन नहीं है, बस थ्योरी है, ढेर सारा लिखा हुआ, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों आंसर हुआ है। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथन पर विचार करिए। तो आंसर हो जाएगा, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में आयोजित होता है, ये सही है, प्लस वाले तार में लगे रहते हैं, पॉजिटिव धनमय तार में। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं, यहाँ निकालता हूँ, नहीं यहाँ निकालता हूँ, एक छोटा सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम कह रहे थे, 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति निकालना है। तो हम P बराबर जानते हैं V² होता है, यानी 12 गुने 12/4 हो जाएगा, 4 × 12 12 × 36 वाट आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या रखना है, V² होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 37 में कि 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि V1 और V2 क्रम से ए और बी के सिरों पर विभवपात है और I1 I2 उससे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 क्रम से डैश है। कई बातें पूछ दिया ना एक ही क्वेश्चन के अंदर। आइए मैं फ्रेश पेज लेकर इसको सॉल्व करता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे, कई बातें मैं निकालना। हाँ देखिए, पिक्चर बना दूँ क्या, ऐसे करके। यहाँ बैटरी है 6 वोल्ट का, एक है ए एक है बी, इसका 10 ओम है, इसका 20 ओम है। तो आर इक्वावेलेंट बराबर हो जाएगा RA + RB, यानी टोटल 30 ओम हो जाएगा। यस सर। आई बराबर आप निकाल सकते हैं, V/R होता है, तो 6/30, 1/5 यानी 0.2 एम्पियर आ जाएगा आपका। करंट निकाल लिया आपने। अब ए के लिए निकालिए, तो ए के लिए हम निकाल रहे हैं V1, तो RA हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.2 × 10 यानी 20 वोल्ट, 2 वोल्ट रह जाएगा, 2 वोल्ट सोझे आ जाएगा। उसी तरह बी के निकालते हैं, V2, तो I × RB कहेंगे इस बार, 0.2 × 20 यानी 4 वोल्ट आ जाएगा। तो V1/V2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4, 1/2, यही ना पूछा, V1/V2, तो 1/2 कहाँ है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, लेकिन ये नहीं है, तो सी आंसर नहीं हो सकता। एक और चीज़ लेकिन निकालना है हमको, बात समझ में आई। तो हम उसको क्या कहते हैं, I1/I2, तो 0.2A/0.2A, दोनों में करंट तो समान रहेगा, यानी 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा।
छोटा सा चीज़ था लेकिन काम का था, कई बातें आपको सिखा कर गया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित दो छड़ चुंबकों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दर्शाया गया है। ए में 6 रेखाएं इसके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है और बी में इसके उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकलती है। ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से होगी, आसान क्वेश्चन है, दुगनी होगी कि डबल हो रही है। एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि उसकी लंबाई 50% की वृद्धि होती है और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नए तार का प्रतिरोध डैश होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/4 आर आ जाएगा ये। इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लंबा जाएगा ना इसीलिए, और है आसान, वहाँ से समझ में आ जाएगा। बहुत लिखूंगा आपको, एक स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, आपको दिक्कत हो रहा होगा। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या होती है? तो आसान है, इसको ओम मीटर बोलते हैं। किसी धारावाही चालक करेंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त होता है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत का काम करता है? तो आंसर 42 का आप कहेंगे मोटर इसी पर कार्य करता है। समान मोटाई एवं क्रमशः एल और 5L लंबाई वाले दो तार ए और बी पर विचार कीजिए। यदि ए और बी के प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम और 2.5 ओम है तो ए के प्रतिरोधकता और बी के प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा? आइए लिख लेते हैं। ए की लंबाई L तो बी की लंबाई 5L। ए का प्रतिरोध 1 ओम तो बी का प्रतिरोध 2.5 ओम। अब आगे क्या करते हैं, फार्मूला लगा के निकालते हैं। एक चीज़ आप जानते होंगे, R = होता है ρL/A। तो यस सर, RA/RB रेशियो निकालना है तो एक साथ निकालते हैं। ρL/A बटा के नीचे ρL/B। रो से रो गया, L से L गया तो B/A आ जाएगा, यानी 5 एक सेकेंड, यहाँ 5L था, L से L गया, 5 यहाँ बचा हुआ था तो 5 आ जाएगा आपका। थोड़ा सा रुकिए, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं तो समझ जाऊँगा, आप दिक्कत में आ जाएंगे। थोड़ा सा रुकिए, फिर से समझाते हैं। RA निकालेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को डालेंगे। रो के जगह पर रो रहेगा, रो से रो तो कट जाएगा। एल के जगह पर एल डालते हैं ए के लिए और 1 डालते हैं, फिर रो डालते हैं, 5L डालते हैं और ए के जगह पर हम डाल देते हैं 2. ρ1 ρ2 कहिए। यहाँ पे हो जाएगा 1/2.5। इसका वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ 5L हो जाएगा और समान मोटाई है, यानी कि यहाँ ए और ए ही रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कट जाएगा, L से L कट जाएगा, ये 5 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो 5/2.5 यहाँ पे आ जाएगा ρ1/ρ2। 2.5 से कटेगा 2 बार में तो आंसर क्या आ जाएगा 43 का 2, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कह दिया था समान है शुरू में ही, मोटाई समान यानी ए कट जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, डीसी मोटर। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथन पर विचार करिए। इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है। विद्युत मोटर में ये सही है, जो प्रत्येक आधे घूर्णन पर कुंडली में धारा की दिशा उलट देती है, सही है। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के प्रयोग से लग जाता है, ये भी सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लग जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों लग जाएगा इस पर। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का और तार लिया जाए तो दूसरा तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या दिया उसको लिखते हैं। R1 आपको दिया है 15 ओम का, R2 बराबर कह रहा है R1 का 3 हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ρ1/πr²। यहाँ पे एक कंडीशन और है, R1/R2 कर दीजिए तो R2/R1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 15 बाई क्या आ जाएगा? 15/R2 इक्वल टू R1/3 इंटू 1/R1। स्क्वायर तो स्क्वायर रखते हैं। R2 निकालिएगा जब यहाँ से सॉल्व करके, R1 से R1 गया, 3 3 9 हो जाएगा, तो 15 9 35 से 135 आपका आ जाएगा इतना ओम, 135 ओम हो जाएगा आंसर। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है तो आप क्या करेंगे? कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, अगर हम इसको गति कराएं तो उत्पन्न हो सकती है। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I, 3I प्रवाहित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम क्रमशः V1, V2, V3 में निम्नलिखित कौन सा संबंध होगा? यहाँ से आपको पकड़ लेना है, आंसर हो जाएगा V3। यहाँ से ज़्यादा, इससे कम, ऐसे होगा। एक क्षर चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो आंसर क्या कहिएगा? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। यदि एक टोस्टर की 220 वोल्ट AC के बजाय 440 वोल्ट AC से जोड़ दिया जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। तो निकालने का कोशिश करते हैं। समय बराबर सेकंड कहा है तो 1 सेकंड हो जाएगा। V1 की बात करें तो 220 वोल्ट था, अब V2 की बात करें तो 440 वोल्ट हो गया। H बराबर हम जानते हैं V²T होता है R। यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, एच जो होता है प्रोपोर्शनल होता है V²T के, इसीलिए फार्मूला निकल कर आता है। तो H1/H2 V1/V2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 220/440 का होल स्क्वायर इंटू 1 कर देते हैं। समय 1 है इसीलिए कितना आ जाएगा ये कट के? H1/H2 दो बार में कटेगा तो 1/4 आ जाएगा, तो H2 बराबर 4H1। तो आंसर क्या कहिएगा? 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे इसके सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब चैप्टर करा देते हैं उसके बाद ये जितनी एक्स्ट्रा ये सारी बातें दी रहती है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि समझा दूँ, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बने आपके एग्ज़ाम में आप अंडरस्टैंड कर पाए। बहुत सारे पॉइंट्स जो रहते हैं वो 12th के रहते हैं, तो वो 12th वाले जो है 12th वाले बच्चों को समझ में आ जाएंगे। जो 12th अच्छे से पढ़े, जो नहीं पढ़े, या घबराने की बात नहीं है। बार बार मैं ये लाइन बोलता हूँ ताकि टेंशन ना हो, छोड़ के ना भागें आप। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के भाग जाएंगे कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं 12th लेवल का। भाई एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे, वहाँ से जो ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा बनता है वो तो आप कवर कर पाएंगे ना। अब 12th को थोड़ा भी नहीं आप लीजिएगा 11th 12th को, तो फिर कैसे आपका निकलेगा एग्जाम। तो चलिए आज का से बात नहीं है, कैसा सेशन लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज का से बात नहीं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।